भाइयों, इस संख्या पद्धति में दूसरा जो भाग है इसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको काल्पनिक संख्या पढ़ा दिया था और समिश्र संख्या के बारे में बात चल रही थी। समिश्र संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका काल्पनिक संख्या और एक होता है वास्तविक संख्या, जिसमें हम सबसे पहले आपको बता दिए थे कि काल्पनिक संख्या क्या है। और आज हमारी जो टॉपिक की बात चल रही है वो है वास्तविक संख्या। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कुछ बातें हैं कि आखिर में वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि जो कुछ भी हम संख्या पद्धति में पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर हैं। और रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको फैक्ट सारे पता हों कि रियल नंबर आखिर में है क्या। तो वास्तविक संख्या को हम एक सरल रेखा वास्तविक संख्या को हम एक सरल रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या को हम एक सरल रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पर, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा जीरो के बाएं साइड में अगर हम चलते हैं तो वो सभी संख्या माइनस में होंगी, और जब दाएं साइड में चलेंगे तो वो सभी धनात्मक होंगी। तो जैसे देखिए, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4। हम अगर बाएं साइड में जीरो के चलते हैं तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। अब थोड़ा समझने वाली बात है, वो समझिए कि वास्तविक संख्या जितने भी हैं, वास्तविक संख्या की अगर हम बात करते हैं तो एक सरल रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या वास्तविक संख्या को हम सरल रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। और वास्तविक संख्या प्लस में भी लिखी जाती हैं और माइनस में भी लिखी जाती हैं। तो तीसरा नियम होता है कि वास्तविक संख्या को प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जीरो के बाएं साइड में देखिए माइनस है, और जीरो के दाएं साइड में देखिए तो सभी पॉजिटिव यानी प्लस में लिखे हुए हैं। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं, फोर्थ नंबर की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या ही चल रहा है, चौथे नंबर की बात को समझना है। वास्तविक संख्या वास्तव में जो है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या, बी नंबर भिन्न संख्या, इसी में सी नंबर दशमलव संख्या। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, भैया। यानी कि अगर वास्तविक संख्या कोई दुनिया में है या रियल नंबर है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो एक है पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या। डी नंबर की बात करते हैं परिमेय संख्या। ई नंबर की बात करते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या कोई पूर्णांक संख्या है, तो क्या उसे हम वास्तविक कह सकते हैं, तो कहना हाँ।
भिन्न को भी हम वास्तविक कह सकते हैं, दशमलव को भी हम वास्तविक कह सकते हैं, ऐसे ही परमेय को भी हम वास्तविक कह सकते हैं और अपरमेय को भी वास्तविक कह सकते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये है कि वास्तविक संख्या में प्लस और माइनस में तो हम चलो लिख सकते हैं, यार रियल नंबर है, ठीक है। इसके अंतर्गत और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं तो वो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ बातें, जैसे ध्यान से देखिए, तो यह एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा में हमने यहाँ 0 लिखा, क्योंकि वास्तविक संख्या को हम सरल रेखा पर ही प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 0 से 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 0 से 1 के बीच में पूर्णांक संख्या पूछे तो 1 है, लेकिन पूछ लिया जाए 0 से 1 के बीच में कितनी भिन्न संख्या हैं तो अनंत हैं, जिसकी कोई गणना हम कर नहीं सकते। जैसे 1 से 2 में कोई पूछे कि कितनी संख्या है, तो 1 से 2 के बीच में 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है। यानी कहने का मतलब है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कोई हमसे ये पूछता है कि कितनी भिन्न संख्या है, कितनी भिन्न संख्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अनंत है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हम पहले बात करते हैं कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या बताइए, सबसे छोटी धनात्मक संख्या बताइए। अब थोड़ा पहले समझिए, यहाँ पर हमने आपको जो बताया है वो वास्तविक संख्या के बारे में बताया। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, काम खत्म। वास्तविक संख्या को हम एक सरल रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या को प्लस और माइनस में लिखते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आती हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ बातें, जैसे ये हमने वास्तविक संख्या को एक सरल रेखा पर प्रदर्शित किया और आपको दिखाया कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अगर धनात्मक संख्या है कोई, तो उसके बारे में समझिए। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है? 1 है। ओके, क्योंकि एक सबसे छोटी संख्या एक को सबसे छोटी संख्या कहते हैं। अगर आपने 0 को समझ लिया कि 0 क्या सबसे छोटी संख्या है, तो आप 0 को सबसे छोटी संख्या अगर कहते हैं तो यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक शब्द लगा है। क्या लगा है? धनात्मक। और 0 जो है वो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। तो अब ध्यान से समझिए, सबसे छोटी धनात्मक संख्या तो हम फाइंड कर सकते हैं कि 1 है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या बताइए, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या बताइए, तो भैया सबसे बड़ी धनात्मक संख्या को हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या अगर हम 4 को कहते हैं तो वो 5 है, उससे बड़ी संख्या। अगर हम 5 कहते हैं तो 6 है, अगर हम 100 कहते हैं तो 101 है। इसलिए सबसे बड़ी धनात्मक संख्या को हम अनंत से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या अनंत है। लेकिन आगे की बात करते हैं, आ जाए पेपर में कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बताइए, ऋणात्मक संख्या बताइए। तो भाई सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या अगर कभी भी पूछेगा तो याद रखिए सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटी
सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या अनंत है, क्योंकि अगर हम -3 लेते हैं तो 3 से छोटी -4 है, अगर -4 लेते हैं तो उससे छोटी -5 है। तो ऐसे में सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या अगर हमसे पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे, अनंत है। अब ध्यान से समझना ये है कि अगर ये अनंत है तो यहाँ पर देखिए हमसे पेपर में इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है कि -3 और -4 ये दो संख्या हैं, इनमें सबसे बड़ी मतलब -3 और 4 में बड़ी कौन है, तो याद रखना ये संख्या -3 जो है ये अधिक है। तो -3 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, -3। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -1 है और यहाँ पर -6 है, इनमें बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1। यह क्या है, बड़ी है, और जो 6 है वो क्या है, छोटी है। तो जैसे आगे की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या तो यहाँ माइनस है। अब मामला फंसता है कि जीरो फिर क्या है यहाँ पर, तो समझिए जीरो एक पूर्णांक है, यह बात सत्य है, लेकिन क्या जीरो धनात्मक पूर्णांक है, तो आंसर है धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो फिर मामला फंसता है कि जीरो क्या है, फिर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आंसर है ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। यानी दोनों दशाओं में ये कहा गया है कि जीरो पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं है, और साथ में ये भी कहा गया है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो अब बात को समझते हैं, हम फिर यही बताएंगे कि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो और वास्तविक संख्या के अंतर्गत कई बातें हैं, जैसे कि पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर बात जो चल रही है वह केवल और केवल किसकी चल रही है, वास्तविक संख्या की चल रही है। तो वास्तविक संख्या में अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक संख्या में ये सभी पॉइंट होते हैं कि वास्तविक संख्या को एक सरल रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कुछ और बातें हैं वास्तविक संख्या से संबंधित, तो उसको भी हम बता देते हैं। पहले समझ लीजिए, ये हो गया आपका वास्तविक संख्या से संबंधित बातें। आगे की हम बात करते हैं, दो संख्याओं के मध्य भिन्न संख्या बताइए, भिन्न संख्या। तो आंसर है कि दो संख्याओं के मध्य भिन्न संख्या अनंत है। क्या है, अनंत है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गिन नहीं सकते, इतनी है जो हम गिन नहीं सकते, कि दो संख्याओं के मध्य में भिन्न संख्या कितनी है, तो आंसर क्या लगा के आएंगे, अनंत है। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि क्या हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर अगर हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझिए, कुछ बातें और हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक संख्या को कैसे लिखेंगे, तो आपको यह बताना है वास्तविक संख्या को कैसे लिखेंगे। तो दो तरीके से, यानी दो प्रकार से लिखेंगे। यानी अगर हमें वास्तविक संख्या लिखनी है, रियल नंबर अगर लिखना है, तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लिखते हैं 99.86 मान लीजिए लिखना है, तो 99.86 का मतलब ही हो गया कि ये जो 99 है ये पूरा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी ये पूर्णांक है, पूरा है। और दशमलव के बाद जो कुछ भी है, इसे हम कहते हैं भिन्न संख्या। ये क्या है, तो ये है भिन्न संख्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या को हम कैसे लिखेंगे, तो आंसर है वास्तविक संख्या को हम दो प्रकार से लिखेंगे, कि एक पूर्णांक के रूप में और एक भिन्न के रूप में। तो इस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो भिन्न वास्तविक संख्या के बारे में हम कई बातें पढ़ते हैं। ध्यान से एकदम समझने की कोशिश करिएगा कि वास्तविक संख्या को, थोड़ा सा कलर इसको बदल दें, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वास्तविक संख्या
बात किसकी चल रही है? वास्तविक संख्या की। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत अगर बात चल रही है तो ध्यान से समझिए, वास्तविक संख्या के, एक मिनट, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम क्या है? परिमेय, और दूसरे का नाम क्या है? अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, यानी कि एक परिमेय है और एक कौन सा है? अपरिमेय। हम और भी बात करते हैं, इसी में दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ फिर लिखा है, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। अब आप फिर कहेंगे कि दो भाग तो आपने ऊपर बता ही दिया था, फिर ये दो भाग कौन से हैं? ध्यान से देखिए, पहला हो गया, एक मिनट, पहला हो गया पूर्णांक, दूसरा हो गया दशमलव। पहला हो गया पूर्णांक और दूसरा हो गया दशमलव। पूर्णांक की बातें आगे हम करेंगे, दशमलव की बातें हम प्रेजेंट टाइम में तुरंत करेंगे, क्योंकि इसको समझना है और इसे समझ लेंगे तब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक है परिमेय और एक है अपरिमेय। फिर से लिखा है वही चीज, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, तो एक है पूर्णांक और एक है दशमलव। अब दशमलव के तीन रूप होते हैं, एक का नाम है शांत दशमलव और एक है अशांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, और एक है अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हम समझ तो गए हैं कि इसके तीन रूप होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद परिमेय अपरिमेय की बातें चलेंगी। जैसे कि इसको थोड़ा हम इधर सेट कर दें, एक मिनट ध्यान दीजिए, एक मिनट, चलिए ठीक, एक पूर्णांक है शांत, एक अशांत। अब देखिए, शांत दशमलव एक ऐसा दशमलव होता है जो एक समय में पॉइंट के बाद रुक जाता है, जैसे 0.4 है, कामा लगा है, 0.68 है, 0.998 है, ये शांत दशमलव है, ये रुका हुआ है। एक है अशांत दशमलव, तो अशांत दशमलव की अगर हम बात करते हैं तो जैसे 0.4343 डॉट चल रहा है, लेकिन क्या इसको हम रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं। 0.43 के ऊपर हमने क्या लगा दिया? बार। तो अगर कोई भी संख्या बार बार वैसे ही रिपीट हो रही तो उसे हम क्या कर सकते हैं? बार लगा के रोक सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हमने कहा 0.4444 आ रहा है, तो इसको हमें रोकने का तरीका पता है, 0.4 के ऊपर क्या लगा दीजिए? बार। तो एक समय में ये संख्या भी रुक जाती है अगर हमने बार लगा दिया, तो इसीलिए इसका नाम है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। और एक है अशांत अनावृत्ति दशमलव, इसे हम कैसे रखते हैं? जैसे 0.9 है, 8 है, 7 है, 1 है, 6 है, 3 है, 9 है, 8 है, 2 है, 1 है, 5 है, मतलब हर समय अपनी स्थिति को क्या कर दे रहा है? बदल दे रहा है, और शांत नहीं है, ये अशांत तरीके का है, इसीलिए इसका नाम है अशांत अनावृत्ति दशमलव, और इसी को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो इसकी बातें हम आगे कर रहे हैं, अभी ध्यान से समझिएगा। तो ये पूरी जो बात आपको समझा रहे थे, पहले एक मिनट इसे समझ लीजिए, जो पूरी बात आपको हम समझा रहे थे वो यहाँ से था कि परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले, परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले, समझिए, परिमेय संख्या को इसको पढ़ने से पहले या अपरिमेय को पढ़ने से पहले अगर हम बात किसकी जान जाए? शांत दशमलव और अशांत दशमलव और अशांत अनावृत्ति दशमलव,
तो इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं आगे की, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। पहले समझिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है एकदम कायदे से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें और जो नीचे हर होता है उसका मान कभी भी 0 ना हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले आपको समझा दें, ये 4/5 हमने लिखा, तो जो ये 4 है इसी को हम P कह रहे हैं और ये जो 5 है इसी को हम Q कह रहे हैं। तो ये एक संख्या एक कैसी संख्या है? भिन्न संख्या है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं 4 ऊपर लिख दिया और नीचे क्या कर दिया 0, तो ऐसा रूप कभी भी भिन्न नहीं कहलाता है। यानी जो नीचे जो 0 है, कभी भी अंश के बाद जो हर नीचे होता है उसमें कभी भी Q का मान 0 नहीं आ सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं कि इस परिमेय संख्या के अंतर्गत आखिर में कौन सी संख्या रखी जाती हैं, अपवाद के साथ में देख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण के रूप में भी बताएंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत जैसे 4/5 है, 6/9 है, 11/7 है, मान लीजिए इस तरीके की संख्या हमने लिखा तो वो परिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण के रूप में -2/3 है, -1/4 है, ये सब परिमेय संख्या है। आप कहेंगे ठीक है, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, जो कि गलत। 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 के नीचे 1 है जो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये वाली संख्या क्या है? परिमेय है। ये परिमेय है, 3 परिमेय है, 4 परिमेय है, 5 परिमेय है, 6 परिमेय है। अगर आपसे कोई कहता है कि क्या -7 परिमेय है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती हैं इनको हम प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर और कुछ बातें। जैसे कि अगर हम बात करें परिमेय संख्या के अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो अब देखिए ये इन संख्याओं को रखा जाता है, इनको भी रखा जाता है। तो क्या परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या 0.3 को रखा जाएगा? तो एकदम सत्य है, 0.3 को रखा जाएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3/10। क्या हम 0.49 को रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं। 49 लिखेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 100। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें रखी जा सकती हैं। जैसे देखिए 0.4 बार, क्या इसको परिमेय संख्या में रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं, क्योंकि इसका मान होता है 4/9। और यह देख लीजिए, यह अंश है और यह क्या है? हर है। क्या अगर हमसे कोई पूछता है कि 0.494949 अगर ऐसे लिखा है तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे कहते हैं पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति है तो इसलिए हम 49 बटा क्या लिख सकते हैं? 99। ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या परिमेय संख्या रूट के रूप में लिखी जा सकती हैं, तो आप कहोगे हाँ लिखी जा सकती हैं, लेकिन पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण वर्गमूल हो या घनमूल हो। जैसे कहने का मतलब 121 क्या परिमेय संख्या है? तो कहोगे एकदम है। कोई पूछे क्या 49 एक परिमेय संख्या है, तो एकदम ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि 121 का वर्गमूल जो निकलता है वो 11/1 होता है और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, उसको 7/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर हम बात आगे की करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या के उदाहरण के रूप में जो जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात चल रही है कि क्या पाई परिमेय संख्या है? तो आंसर है नहीं है।
क्या 22/7 परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 उसका मान क्या होता है? ये जो होता है ये परिमेय होता है। आपसे किसी ने कहा कि क्या √7 परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या √11 परिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि इसका जब भी मान आएगा वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा, इसलिए यह परिमेय नहीं। अब यहाँ बात थोड़ी सी और बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में ही। ठीक ध्यान से समझिए परिमेय संख्या के बारे में और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। तो देखिए परिमेय संख्या यहाँ पर हमने आपको बताया कि कौन कौन से मान हो सकते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत दशमलव संख्या, भिन्न संख्या, शांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति शामिल है। यानी मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जो परिमेय संख्या है उसके अंतर्गत देखिए ये अशांत दशमलव भी शामिल है और शांत दशमलव भी शामिल है, लेकिन अशांत पुनरावृत्ति दशमलव के अलावा अशांत अनावृत्ति दशमलव शामिल नहीं है। तो इसको ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो अब प्रश्न आता है कि परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना हो तो हम कैसे करें, परिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालें। जैसे देखिए, चलिए एक मिनट अगले पेज पे चलते हैं। लिखा है परिमेय संख्या ज्ञात करने के नियम बताइए। परिमेय संख्या ज्ञात करने के नियम, तो AK + B/K+1 ये फार्मूला होता है, इसको भी ध्यान से समझिए। अगर हम बात करते हैं AK + B K+1 में K क्या है, तो K है 1, 2, 3, 4 ... अपने अनुसार पेपर में प्रश्न आया, मान लीजिए क्वेश्चन कोई है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ पर लिखा है 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या बताओ। तो सबसे पहले यह समझिए कि हमने जो फार्मूला नोट किया है AK + B/K+1, इसमें जो A है उसे हम पहली संख्या कहते हैं, ये A है, और जो B है वो दूसरी संख्या है, इसे हम B कहते हैं। अच्छा, अब हम मान कैसे रखेंगे। A का मान हमने कितना मान रखा है, 2, कूड़े का निशान लगाएंगे। K का मान हम अपनी तरफ से यहाँ से K बराबर सबसे पहले 1 रख के चेक करेंगे, तो यहाँ पर 1 हमने रखा, प्लस का निशान लगाया। B की जगह पर हमने क्या रख दिया, 3 और बटे का निशान लगा दिया, और इस आधार पे देखिएगा K बराबर हमने अपनी तरफ से क्या मान रखा है, 1 और 1 यहाँ पर हमने जोड़ दिया और ये 2 हो गया। 2 × 1 = 2 और 3 मिला दीजिए तो दोस्त 5 होता है और नीचे 2 हो गया। अगर हम इससे कट करते हैं तो इसका आंसर 2.5 आएगा। आप कहेंगे 2.5 आएगा तो फिर इसका आंसर, तो हमने कहा 2 और 3 के बीच, ध्यान से सुनिएगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है और यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को शांत दशमलव, भिन्न और अशांत पुनरावृत्ति के रूप में लिख सकते हो, तो ये शांत दशमलव है। आगे की बात करते हैं। कोई कहेगा हम K बराबर 1 ना माने तब, तो K बराबर आपको 2 मानना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में जब आप K बराबर 2 मानेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। ये हो गया हमारा एक आंसर कंप्लीट। हम फिर यहाँ पर लिखेंगे A की जगह पे 2, फार्मूला वही रहेगा। K की जगह पर अब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, और B की जगह पर 3 और नीचे 2 + 1। अब देखिए 2 दूना 4 और 3 कितना होता है, 7, और 7 को हम अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 3 दूना 6 होता है और 1 बचता है, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 × 3 = 9, 2.3 आ जाएगा। मेरे भाई ध्यान से बताओ 2 और 3 के बीच में क्या 2/3 आता है कि नहीं, 2.3 आता है कि नहीं। तो आप देखिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए, तो 2 से ये ज़्यादा है, और 2 से ज़्यादा और 3 से कम है, ये भी 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो ऐसे में ये भी आंसर है
और ये भी इसका आंसर है। तो सबसे पहले यह समझ गए आप कि परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का यह नियम होता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो अब चलते हैं परिमेय संख्या के सेकंड पार्ट में। बात को समझिएगा, परिमेय संख्या के दो भाग हैं। परिमेय संख्या के दो भाग हैं। एक मिनट, सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या के कितने भाग हैं। तो दो भाग हैं। अब दो भाग अगर कोई पूछे कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बताओ भैया की परिमेय संख्या के अंतर्गत कितने भाग हैं। तो दो भाग हैं। एक का नाम है पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या कह सकते हो, और एक का नाम क्या है, भिन्न संख्या। तो अगर हम बात करते हैं पूर्णांक और एक की बात करते हैं क्या है, भिन्न। दो संख्या है। जो पूर्णांक है जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और भिन्न की बात करते हैं जैसे 4/3 हो गया, 9/7 हो गया, 11/3 हो गया। ये सब क्या है, भिन्न संख्या है। तो इसका मतलब है परिमेय संख्या के दो पार्ट हो गए, पूर्णांक संख्या और क्या हो गए, भिन्न संख्या। अब हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये पूर्णांक संख्या आखिर में क्या है। तो पूर्णांक के बारे में भी बात कर लेते हैं यहीं पर। एक पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक में भी कई पार्ट होते हैं। सम होता है, सम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक होता है। यहाँ पर पूर्णांक में धन पूर्णांक होता है, ऋणात्मक यानी धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो हम उन सब की बात करते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि परिमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक पूर्णांक और एक क्या होता है, भिन्न। तो थोड़ा यहाँ पर जानना पड़ेगा कि आखिर में पूर्णांक क्या होता है। ठीक, देखिए, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो किसकी बात करेंगे, पूर्णांक की। तो पूर्णांक में ऐसे समझ लीजिए कि पूर्णांक के अंतर्गत हम दो चीज़ों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पूर्णांक में एक ऐसी चीज़ जिसे हम कह सकते हैं सम पूर्णांक, और एक ऐसा जिसे हम क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक। ये बात की बात है। यहाँ पर पूर्णांक है जिसे हम कहते हैं धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में एक धन पूर्णांक है, और एक हो गया तुम्हारा ऋण पूर्णांक संख्या, यानी ऋण पूर्णांक संख्या का मतलब है ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो एक हो गया आपका ऋण पूर्णांक संख्या। एक होता है धन पूर्णांक संख्या और एक होता है ऋण पूर्णांक संख्या यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, धन पूर्णांक की अगर हम बात करते हैं तो जैसे प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, तो ये धन पूर्णांक है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, इसे हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। जितने भी धन पूर्णांक होते हैं उन्हीं को हम प्यार से प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होते हैं उनके दो पार्ट हम कर सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक कहते हैं सम और एक कहते हैं विषम। यहीं पर और भी बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भाज्य कहते हैं, और यहीं पर हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। तो थोड़ी कहानी है, इसमें समझना पड़ेगा कि धन पूर्णांक है और एक क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो यहाँ की कहानी थोड़ा समझ लेते हैं कि धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है। जैसे देख लीजिए, तो यह एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा के बीचों बीच में 0 है, और इधर देखेंगे तो प्लस का क्या है, 1, और यहाँ प्लस का क्या है, 2, और यहाँ पर क्या है, प्लस का क्या है, 3, और यहाँ माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, और माइनस का 3 है। तो इन संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे पूर्णांक हैं, तो ये ऋण पूर्णांक हैं, यानी ऋणात्मक संख्या है। और इनकी बात करते हैं तो ये कैसी संख्या है, धन पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है। बात यहाँ पर चलती है कि 0 फिर क्या है, तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। तो अब कहानी आगे ये है कि धन पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक जो 0 के दाएं साइड में लिखी होती हैं, और ऋण पूर्णांक जो 0 के बाएं साइड में लिखी होती हैं। लेकिन 0 कैसी संख्या है, तो 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर पूर्णांक संख्या के बारे में अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, और ये प्राकृतिक संख्या के लिख दिया गया है। तो इसी पे कंडीशन यहाँ से चालू करते हैं।
यानी पेपर में अगर आ जाए कि प्राकृतिक संख्या कौन है, प्राकृतिक संख्या कौन है, तो प्राकृतिक संख्या को आपको समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। और प्राकृतिक संख्या जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अच्छी बात है कि इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और यहीं पर हम बात करेंगे कि भैया नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के भेद होते हैं, हाँ होते हैं। एक का नाम होता है जिसे हम कहते हैं समपूर्णांक, एक होता है समपूर्णांक और एक होता है भाई विषम पूर्णांक। लेकिन इनको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या में एक होता है समपूर्णांक और एक होता है विषम पूर्णांक। तो समपूर्णांक एक होता है और एक होता है विषम पूर्णांक। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम यहाँ की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझेंगे कि आखिर में जो समपूर्णांक बता रहे हैं, समपूर्णांक है क्या चीज़, समपूर्णांक क्या चीज़ है। तो ऐसी संख्या जो दो से कटे, ऐसी संख्या जो दो से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर है उसे हम समपूर्णांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समपूर्णांक कहते हैं। अब समपूर्णांक के अंतर्गत कौन सी संख्या है, तो याद रखिएगा 0 होती है, 0 एक समपूर्णांक संख्या है, और एक 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। ये हमारे पास जो संख्या है उन्हें सम संख्या कहते हैं, समपूर्णांक कहते हैं। आगे की बात करते हैं कि 0 कैसी संख्या है, तो समपूर्णांक है, याद रखिएगा सम है। और सम संख्या हम कह सकते हैं 0 को, और इसे हम धनात्मक पूर्णांक नहीं कह सकते। ठीक, आगे की बात कर रहे हैं, समपूर्णांक यहाँ पर हो गया। और समपूर्णांक की बाद हम बात यहाँ पर करेंगे विषम पूर्णांक। इसकी बात करेंगे विषम पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक ऐसी संख्या जो दो से ना कटे। 2 से ना कटे का मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ये सब सभी संख्याएं कैसी संख्या हैं, तो विषम पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ बता दें कि सम पूर्णांक से और विषम पूर्णांक से प्रश्न कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक से कैसे प्रश्न बनता है। तो एक मिनट कहाँ से आ गया, ठीक है। देखिए, क्या सभी सम संख्या भाज्य है, तो उत्तर है आपका, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या सभी सम संख्या भाज्य है, सभी सम संख्या क्या है, भाज्य है। तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि दो अभाज्य संख्या अभाज्य है। फिर से सुनिए, क्या सभी सम संख्या, जितनी भी सम संख्या हैं वो भाज्य हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य। दूसरा, क्या 2 को छोड़कर सभी सम संख्या भाज्य हैं, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी विषम संख्या आपसे पूछे अभाज्य है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि
क्योंकि एक जो है अभाज्य नहीं है, एक जो है अभाज्य नहीं है। अब यहाँ मामला फंस रहा है एक अभाज्य का, एक भाज्य का। तो हम भाज्य और अभाज्य की बातें आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होगा, हमको समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या में धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या में धन पूर्णांक, ये सभी धन पूर्णांक होती हैं, और प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक पढ़ रहे थे। अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे पास एक जीरो निकल के आया और यहाँ एक आया है। अब इन दोनों की बातें हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें हम बातें आगे ले जाकर कर रहे हैं। एक मिनट, लिखा होता है पेपर में, एक कैसी संख्या है, जीरो कैसी संख्या है। तो एक जो है इसे हम कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो सम संख्या है, पेपर में आया। क्या एक विषम संख्या है, हाँ ठीक है। जीरो क्या है, सम संख्या है, ठीक। बात पूछ लिया गया कि एक, चलिए हम पहले सबसे पहले एक के बारे में बात करते हैं। एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। दूसरा, क्या एक अभाज्य है, अभाज्य है, आंसर है अभाज्य है। तो आंसर है कि एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य नहीं है। जवाब आया एक भाज्य है, भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। पूछा गया ऐसा क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड एक है, इसका गुणनखंड एक है। फिर एक है क्या, तो एक गुणात्मक संख्या है, गुणात्मक संख्या है। अब ये क्या मामला है, गुणात्मक संख्या का मतलब है कि 4 में अगर 1 से गुणा कर देंगे तो रिजल्ट हमारा 4 ही रहेगा। 5 में अगर 1 से गुणा कर देंगे तो रिजल्ट हमारा 5 ही रहेगा। इसीलिए एक को हम गुणात्मक संख्या कहते हैं, गुणात्मक संख्या है। अब मामला है कि जीरो क्या है, तो जीरो जो है एक सम संख्या है, एकदम सत्य हो गया। फिर जीरो क्या है, जीरो एक पूर्णांक है, ये भी सत्य है। फिर क्या है, क्या जीरो धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, तो आंसर है नहीं। फिर मामला आता है कि जीरो जो एक संख्या है, धन पूर्णांक नहीं है, ऋण, तो फिर है क्या, तो जीरो एक योगात्मक संख्या है, योगात्मक संख्या है भाई। अगर यह योगात्मक संख्या है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि 4 में अगर हमने जीरो जोड़ दिया तो 40 नहीं हो जाएगा, 4 ही रहेगा। ऐसे ही 5 में अगर हमने जीरो जोड़ दिया तो 5 ही रहेगा, 50 नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, योगात्मक संख्या है। तो ये पूरी बात आप समझ जाइए, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, अब हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि धन पूर्णांक पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया, और यहीं पर हमने देख लिया कि इसमें जो है कि कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से थे। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए। हम पूर्णांक में ही हैं और प्राकृतिक में हैं। प्राकृतिक हम बात कर रहे थे, प्राकृतिक संख्या, बस 2 मिनट। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत और भी कई बातें हैं, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत और भी कई बातें हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य जोड़ दें तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक।
इसका मतलब है कि 0 से लेकर अगर अनंत तक संख्या पूछा जाए क्या है, तो उसे आप प्यार से क्या बताएंगे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे कि पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर नोट प्रश्न बनता है, क्या क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। दूसरा प्रश्न बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है। यहाँ पर पढ़ते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हैं? तो पहले समझ लीजिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हैं, तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन अगर पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या जितनी भी पूर्ण संख्या हैं वो प्राकृतिक हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से होती है और इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है। इसे कहते हैं पूर्ण संख्या और इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या हैं, सभी प्राकृतिक संख्या वो किस में शामिल है, पूर्ण में शामिल है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक में है, तो आंसर है नहीं। यहाँ पर दोनों बातें समझ लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होता है और पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से होता है। तो शेष जितना कुछ अब इसके आगे बचा हुआ है हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।